एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 उस पेपर का जिसकी शुरुआत हमने 2-3 दिन पहले की थी। तो ये सेट 2 मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये पेपर कोड है सीबीएसई का 2022 से 23 जो सेशन था उसका ऑफिशियल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए दैट इज एमसीक्यू कवर किए थे इस पेपर के, और सेक्शन बी 2 मार्क वाले जो क्वेश्चंस थे उन्हें भी कवर किया था। आज की वीडियो में हम बचे हुए सभी क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पार्ट 2 के साथ। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये ऑफिशियल पेपर है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज इसे हम पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पर। हाँ जी, तो सेक्शन सी आपको नजर आ रहा होगा। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो इस सेक्शन सी में हमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन नजर आते हैं। तो हमें इनका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से डिटेल वे में देना होता है। जहां भी फिगर पॉसिबल है देखिए बनाइए, चाहे उस क्वेश्चन में फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता सीबीएसई ने जो आंसर की दी है उसमें उसने कौन से क्वेश्चन की फिगर पर आंसर डाले हैं कि इस पर बच्चे को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जहां पॉसिबल है वहां फिगर बनानी है और यही प्रेजेंटेशन का भी तरीका होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? सर्कल्स विद सेम सेंटर। जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो उन्हें हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 सर्कल्स बना लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट वन और ये रहा हमारा सेकंड वन। एक बड़ा है एक छोटा है, क्योंकि एक की रेडियस ज्यादा है और एक की जो रेडियस है वो कम है। तो एक मिनट, बिल्कुल सेंटर में बनना चाहिए हमारा। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अब इनके सेंटर को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से दोनों का ही सेंटर है O। अब एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमारे पास एक कॉर्ड है जो किसकी है? कॉर्ड इस बड़े वाले सर्कल की वो कॉर्ड है। कुछ इस तरह से जरूर वो कॉर्ड होगी, क्योंकि बोला जा रहा है कि वो कॉर्ड जो है वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो इस तरह से कॉर्ड हो गई और हमें इसी कॉर्ड की बेसिकली लेंथ को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये जो सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस है, ये है बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये जो अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉ कर दूं तो ये है छोटे सर्कल की रेडियस। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, और ये जो लेंथ है छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है और इस पॉइंट को मैं सी नाम देना चाहूंगी। तो हमें यहाँ पर ए सी की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। तो पहले आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि AO जो है वो हमने बड़े सर्कल की रेडियस मानी है। तो लेट AO बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और जो हमें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए ठीक है, इसी तरह से अब छोटे वाले पर आ जाइए। OB बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और क्वेश्चन में ये हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो AC कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए छोटे सर्कल के लिए कौन सा रोल प्ले कर रही है? तो ये जो अगर हम AC को ध्यान से देखें, ये छोटे सर्कल को एक पॉइंट पर बस टच कर रही है और इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। तो इट मींस सिंस AC इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, हम देख पा रहे हैं कि AC जो है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। और यहां पर यूज होगी हमारी थ्योरम सबसे पहली जो इस चैप्टर की सर्कल्स वाले चैप्टर की हमने पढ़ी थी, कि टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो OB अगर रेडियस है और AC टेंजेंट है इसकी, तो देयरफॉर OB इज परपेंडिकुलर टू AC। और हमें रीजन जरूर देना है कि हम ये बात किस बिहाफ पर बोल पा रहे हैं। तो बिकॉज रेडियस
इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम हमने यहां पर यूज की। अच्छा, अब अगर OB जो है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड AC के, तो हमने 9th में एक और थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम? सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अब बड़े वाले सर्कल में आ जाइए। बड़े वाले सर्कल के लिए AC कॉर्ड है, OB एक लाइन सेंटर से जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, तो थ्योरम यूज होगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर सेंटर से किसी कोड को टच करती है वो उस कोड को उस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इट इंप्लाइज AB जो है वो इक्वल है BC के और इक्वल है AC के हाफ के। ठीक है, यानी अगर मैं AB भी फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वही BC है और इन दोनों को ऐड करके AC आ जाएगा। तो नाउ हम आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल OBA। मैं एक राइट ट्राइंगल देख पा रही हूं ये वाला। अगर इस राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें बड़ी इजीली AB की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस यानी AO स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OB स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर है, OB हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, AB फाइंड आउट करनी है। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 9 प्लस AB स्क्वायर। यहां से AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 9। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और AB हो जाएगा अंडर रूट 16। स्क्वायर सामने जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो AB लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, बट क्वेश्चन में हमसे इस कोड की वैल्यू पूछी है, AC की वैल्यू। तो एक लास्ट स्टेप करना रह गया है बस, और देन वी द क्वेश्चन इज कंप्लीट। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर ये क्लेम कर देंगे कि यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट AC इज इक्वल टू ट्वाइस AB। दोनों इक्वल है ना, AB और BC इक्वल है, तो AB का डबल करेंगे तो हमें हमारी कोड मिल जाएगी, दैट इज 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। और यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, Question number 27. Prove that the angle between two tangents are drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact at the center. देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन सर्कल के बिना नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कि इस सर्कल पर जरूर दो टेंजेंट जा रही हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी दो टेंजेंट्स भी ले आते हैं, तो इस तरह से, और एक सिंगल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स इस सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं और दूसरी टेंजेंट इस तरह से। चलिए ठीक है, तो यहाँ नाम दे देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं इसे मैं A मान रही हूं, और ये टेंजेंट, पहली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पर सर्कल को टच कर रही है वो A है और दूसरी का B। अब सर्कल है तो सेंटर भी होगा, तो यहां हम ले लेते हैं इसका सेंटर। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास फिलहाल, अ सर्कल विथ सेंटर O। प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हमें गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है। तो अ सर्कल विथ सेंटर O इन विच AP and BP are tangents drawn from an external point P, ये भी आप लिख सकते हैं साथ में, टू प्रूव। अच्छा, अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है? टेंजेंट्स तो हमने बना ली, अब साफ साफ बोला जा रहा है कि ये जो टेंजेंट्स मिलकर आपस में ये जो एंगल बना रही हैं ये सप्लीमेंट्री प्रूव कीजिए। सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सेंटर, कि इस तरह से जो लाइन ऑफ सेगमेंट, देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस तरह से सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट्स जोड़ रही हैं, जैसे ये OA और OB है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज दिस वन,
ये सप्लीमेंट्री होगा इन टेंजेंट्स के बीच के एंगल के। इट मींस हमें ये प्रूव करना है कि एंगल APB और एंगल AOB इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। अब सीधा आ जाते हैं प्रूफ पर। देखिए सबसे पहले तो थ्योरम यूज होगी। कौन सी थ्योरम? ये सेंटर से रेडियस जा रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसी तरह से यहां पर भी रेडियस परपेंडिकुलर होगी, तो सबसे पहले तो हम यही थ्योरम यूज करेंगे। सिंस, एक बार लिख दीजिए आप, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact, therefore यहां से हम दो बातें ले पा रहे हैं। कौन सी दो बातें? सबसे पहले तो OA परपेंडिकुलर है PA के, जो टेंजेंट है। इसका मतलब बच्चों एंगल PAO जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। सिमिलरली इसी तरह से मुझे एक बात बताइए, जो OB है वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो परपेंडिकुलर टू PB, इसलिए जो एंगल PBO है वो भी हमारा 90 डिग्री प्रूव हो गया है। अब हम आ जाएंगे इस पूरे क्वाड्रिलेटर में। तो इन क्वाड्रिलेटर ये क्या बन रहा है? ये चार साइडेड क्वाड्रिलेटर बन रहा है हमारा APBO। और किसी भी क्वाड्रिलेटर में हमें पता है चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्रीज होता है। तो इन क्वाड्रिलेटर APBO हम फटाफट से अब इसे यूज करके अपना जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो ले आएंगे। तो इन क्वाड्रिलेटर APBO एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या यूज किया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, प्लस एंगल PBO भी कितना है? 90 डिग्री, और इन दोनों का सम तो हमें प्रूव करना ही है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 90 प्लस होकर 180 हो गया, तो APO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू, और 180 राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा 360 में से। और यही वो है जो हमसे पूछा गया था, जो हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा और जो एंगल लाइन, ये दो लाइंस बनाएंगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ रही हैं, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the quadratic equation this has two equal roots। देखिए ध्यान से सुनिए, हमें बोला है कि P की वैल्यू बताइए, और ये जो हमें नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए आप सोच रहे होंगे ये तो क्वाड्रेटिक किसी हालत में नजर नहीं आ रही, तो ऐसा करते हैं पहले से क्वाड्रेटिक बना देते हैं, यानी px को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक लग रही होगी, है ना? तो हमें प्रूव करना, हमें p की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है, और बोला जा रहा है कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं। देखिए दो इक्वल रूट्स होने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू क्या है? a जब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दो इक्वेशंस को, तो a क्या निकल के आ रहा है? x स्क्वायर के साथ जो भी है, तो p। b क्या निकल के आ रहा है? x के साथ जो भी है, तो -2p। और c क्या है हमारा? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 6। नाउ हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सिंस द गिवन इक्वेशन, since the given equation has two equal roots। अगर दो इक्वल रूट्स है ये तभी पॉसिबल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हमारी P में एक इक्वेशन बनेगी और हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो B की वैल्यू है -2P का होल स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू क्वेश्चन में P है जो हमने अभी ड्राइव की, और C की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, 4P स्क्वायर -4 6 24P इक्वल्स टू 0। अब देख लीजिए सॉल्व कैसे करना है। इन दोनों में पहले तो मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए। तो 4P कॉमन आ रहा है, अंदर बचा P -6 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो 4P इक्वल टू 0 होगा या फिर P -6 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से P की हमारी दो वैल्यूज आएंगी। इस साइड से P इज इक्वल टू 0/4 इट मीन 0, और यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ध्यान से सुनिए, हम देख पा रहे हैं कि P की दो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। P कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि अगर हमने P को 0 पुट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इट मींस इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो P इक्वल टू 6 है, लेकिन आपको ये पूरा स्टेप इस तरह से करके दिखाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, इसके दो पार्ट्स हैं। पेपर में बोला गया था कोई एक पार्ट करना है, बट हमें यहाँ पर दोनों ही कवर करने पड़ेंगे। तो 29th का ए पार्ट पहले समझते हैं। द सम ऑफ, बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। पहले ऐसे क्वेश्चन में हम सब कुछ लिखेंगे जो भी डाटा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर बोला जा रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी S15 की वैल्यू। भाई 15 टर्म्स का सम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S15 से। तो S15 की वैल्यू 750 दे दी, साथ ही हमें फर्स्ट टर्म A की वैल्यू भी दे दी 15, और जो फाइंड करने को बोला जा रहा है वो है 20th टर्म, यानी A20 हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले तो अगर मुझे किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालनी है, मुझे बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। एन मतलब जिस नंबर की टर्म निकालनी है। तो अगर यहाँ पर 20th टर्म निकालनी है, इट मींस a प्लस 20 माइनस 1d की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो दूसरी बात भाषा में बोला जाए तो हमें बस ए और डी चाहिए 20th टर्म निकालने के लिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप 20th छोड़ो, आप किसी भी नंबर की टर्म निकाल लोगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, तो सारी जो माथा पेची होगी वो ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए होगी। चलिए ठीक है, इतनी बात हमने समझी। अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए कोई भी फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, उसके बाद ही वैल्यूज पुट करेंगे। अब S15 हमें दिया हुआ है 750, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं 750, क्योंकि हम n को अब 15 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 15/2 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, प्लस 15 माइनस 1d। ठीक है, तो 750 इज इक्वल टू 15/2 इंटू, जब इसे सॉल्व करेंगे 30 प्लस 14d। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप, या फिर चलो ऐसा कर लेते हैं 750 ये जो 15/2 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इंटू 2/15। ठीक है भाई, और इज इक्वल टू 30 प्लस 14d। तो 15 से ही डिवाइड हो रहा है, 15 5 75 और 0, और 50 इंटू 2 हमारा हो जाएगा जी 100, इज इक्वल टू 30 प्लस 14d। यहां से 14d की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 30, तो 14d हमारा आ गया 70, और d की वैल्यू होगी 70 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 5। 14 5 70, तो d की वैल्यू आ चुकी है। और अब हमें फाइंड आउट करनी है a नाउ, देयरफॉर a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 15 है, प्लस 19 इंटू डी हमारा 5 है।
तो 15 प्लस 19 5 जा 95, तो ये आ चुकी है 110। तो ये जो भी एपी क्वेश्चन में दी हुई है जरूर इसकी जो 20th टर्म है वो 110 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बी पार्ट पर। देखिए बी पार्ट में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। रोहन रोहन repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000। देखिए रोहन ने कोई लोन लिया और उसकी पूरी वैल्यू दी है कि वो जो लोन है वो 1,18,000 रुपए का है, और रोहन जो है वो हर महीने कुछ पैसे दे रहा है, और पहली जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, पहली जो किश्त है वो 1,000 रुपए की गई। If he increases the installment by 100 rupees every month, अगर हर महीने वो 100 रुपए से किश्त बढ़ा रहा है, जैसे पहले महीने 1,000 रुपए दिए, देखिए यहाँ पर सिनेरियो समझते हैं, रोहन की किश्त पर सारा सिनेरियो चल रहा है कि फर्स्ट मंथ जो है रोहन ने सोचा कि मैं 1,000 रुपए दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगले महीने जो है उसने 100 रुपए किश्त बढ़ा दी, यानी 1,100 रुपए दे रहा है, और वो कह रहा है हर महीने वो 100 रुपए बढ़ा रहा है। तो तीसरे महीने में मुझे बताइए थर्ड मंथ में वो कितने रुपए देगा इंस्टॉलमेंट के, तो 100 रुपए जोड़ दीजिए यानी 1,200, और इस तरह से ये पूरी कहानी चल रही है। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं। उसने बोला व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 30वीं इंस्टॉलमेंट में रोहन कितने रुपए अदा कर देगा, पे कर देगा। देखिए सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि इन सब में डिफरेंस सेम चल रहा है, यहाँ भी 100 का डिफरेंस है, यहाँ भी 100 का डिफरेंस है, अगर हम आगे निकालेंगे तब भी 100 का ही डिफरेंस आना है, और जब कॉमन डिफरेंस कॉमन हो उसी को हम बोलते हैं कि वो एपी है। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, सिंस हियर डी कॉमन डिफरेंस सेम है और कितना है 100 का है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। यहां हमें पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये एक एपी है। अब हम स्टार्ट करेंगे वेयर, अगर ये एपी है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है जिससे शुरुआत हो रही है, यानी 1,000 रुपीज जो उसने पहली बार में दिए। कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया ऊपर 100 का है। अब हमें सबसे पहले फाइंड करने को बोला जा रहा है 30th इंस्टॉलमेंट की, 30वें नंबर की इंस्टॉलमेंट क्या होगी, A30 हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब 30वीं बारी आएगी या जिस भी तरह से वो आगे बढ़ेगा तो 30वीं बारी में वो कितने रुपए पे कर देगा। तो देखिए अभी an का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, a + n - 1d, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है A30, n यहाँ पर 30 लिया जाएगा, तो a + 30 - 1d। अब e की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 है, प्लस 29 इंटू d हमारा है 100, सो 1000 + 2900 इट मीन्स 3900। तो वो जो है रोहन जो है वो 30वीं इंस्टॉलमेंट में 3900 रुपए पे करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। What amount of loan has he paid after 30th इंस्टॉलमेंट। देखो पूछा जा रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट 30वीं इंस्टॉलमेंट तक वो कितने रुपए दे चुका है, ठीक है, यानी टोटल, इस बार हमसे टोटल पूछा जा रहा है कि 30वीं इंस्टॉलमेंट तक उसने कितने रुपए पे कर दिए हैं, कितने वो पे कर चुका है। इट मींस इस बार हमें S30 फाइंड आउट करना है। तो SN का पहले तो फॉर्मूला n/2। देखिए मैं आपको बता दूं हमने SN के दो फॉर्मूले समझे हुए हैं इस चैप्टर में। एक होता है जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था 2a + n - 1d। एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, nth टर्म भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर l भी लिख सकते हो, क्योंकि अब हमें निकालना है S30 और हमारे पास ये 30th टर्म है, यही लास्ट टर्म यहाँ पर बन जाएगी। जो n होता है जिसका जहां तक का आपको सम निकालना है, अगर आपको वो टर्म पता है तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो 30/2 ए फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास 1000 है और an है हमारा 3900, यानी जो 30th टर्म है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 1 जा 2 15 जा, तो यहाँ पर 15 इंटू इन्हें सॉल्व प्लस करेंगे तो 4900, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा जी, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 73,500 रुपीज, यानी 30वीं इंस्टॉलमेंट आते आते वो इतने रुपए पे कर चुका है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसा क्वेश्चन तो जी जरूर आएगा कि किसी नंबर, आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसे इरेशनल प्रूव कीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कुछ फिक्स स्टेप होते हैं। अभी अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, हम फटाफट से सारे स्टेप्स रिकॉल करेंगे। सबसे पहले तो जिस नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम झूठ मान लेंगे कि वो रेशनल है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that √3 is रेशनल नंबर। देखिए, ये जो हम मेथड यहाँ पर यूज करते हैं प्रूफ करने का, किसी भी इरेशनल नंबर को जब इरेशनल प्रूफ करना है, ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी जो सच होता है पहले उसे हम शुरू में झूठ मानते हैं और उस झूठ को आगे लेते लेते एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी कर देते हैं जो एक फैक्ट को झुटलाती है, एक और बड़ा झूठ खड़ा कर देते हैं। फिर वहां से हम फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जो हमने माना था वो एक झूठ था, सफेद झूठ। तो इसलिए सच को हम फिर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, झूठ का सहारा लेते हुए हम सच पर पहुंचते हैं। तो आइए इस झूठ का सहारा लेते हुए हम फटाफट से अपने सच को यहाँ पर लेकर आते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले यही मैंने झूठ माना कि √3 रेशनल है। अगर ये रेशनल है, इसका मतलब हम किसी भी नंबर को a/b वाली फॉर्म में लिख सकते हैं जो रेशनल है, जहां पर ये जो a और b होते हैं ये दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स होते हैं या को प्राइम नंबर्स होते हैं और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही डेफिनेशन रेशनल नंबर की होती है। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 3, 1 के अलावा। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है, तो जैसे 2 और 3 हो गया, इसी तरह से 5 और 7 हो गया, और ऐसे हम बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, √3, इस b को इधर ले आए, ये √3 के पास, तो इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके हमें क्या मिलेगा, इधर राइट हैंड साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर होगा जी, और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर होगा। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब इससे क्या हम बोल पा रहे हैं, देखिए a स्क्वायर को हम तीन के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर जो है, ये साफ साफ ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्यों? क्योंकि 3 तो यहाँ इसके साथ बैठा हुआ है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये बात हमने लिखी यहाँ पर। अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। ये है हमारी नंबर 1 बात। ये भी एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जरूर वो नंबर भी डिवाइड होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, a को कुछ भी 3 का मल्टीपल पुट कर देंगे, तो पुट a इक्वल्स टू 3m। ठीक है, और जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3m का स्क्वायर, अब a तो है नहीं, इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और यहां से b स्क्वायर की वैल्यू 9m स्क्वायर बाय 3, तो आ जाएगी b स्क्वायर भी हमारे इक्वल टू आ गया 3m स्क्वायर। यहां से फिर से वही बातें हमें कंक्लूड करनी है। ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन अपने आप में ये गवाही दे रही है कि b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, 3 से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं डिविजिबल बाय 3, ये 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आ रहे हैं हम एक और कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी करने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा इन दो बातों को ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट वाली बात और सेकेंड वाली बात। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि a जो है वो 3 से डिविजिबल है और b जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हमें यहां मिल गया 3। लेकिन हमने तो झूठ माना था, हमने तो ये माना था कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमने माना था वही गलत था। तो हमें अब यही लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
3 is common factor of A and B, but this contradict the fact, बट ये तो झुठला रहा है, कौन से फैक्ट को झुठला रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इस बात को यहाँ पर झुठलाया जा रहा है कि ए और बी जो हैं वो दोनों ही को प्राइम है। ये बात हमने यहाँ पर झुठला दी, ये जो हमने फैक्ट माना था ये झुठला दिया यहाँ पर। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। इसका मतलब हमारी अजम्पशन ही गलत थी, देयरफॉर अवर अजम्पशन, जो हमने माना था वही गलत है भाई साहब, देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हेंस ये जो √3 है वो रेशनल ना होकर एक इरेशनल नंबर है। देखिए इन्हीं स्टेप्स में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होता है, वो √3 के प्लेस पे √5 √7 कुछ भी दे सकता है, और इसी तरह से हमें प्रोसीड करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ए पार्ट, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। देखिए ये दोनों ही, मैं आपको याद दिला दूं, ये दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ये वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी हमारा, और ये वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर कवर कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहीं से इसे देख लीजिएगा, वहीं पर समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 32 पर बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है और हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर मैथमेटिकल टेंजेंट पर। आइए सेक्शन डी में बोला जा रहा है, अब हाँ अब हम सेक्शन डी पर पहुंच गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो सेक्शन डी में हमसे बोला जा रहा है कि अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमें करने हैं, 5 मार्क्स ईच। तो तैयार है आप सब? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। फ्रॉम अ सॉलिड cylinder of height 20 centimeter and diameter 12 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed out। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक सिलेंडर हमें दिया हुआ है। अब सिलेंडर में हमें कुछ बातें दी हैं इस सिलेंडर की। एक तो हमें हाइट यहाँ पर दे दी, ये जो इसकी कंप्लीट हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है, और इसकी डायामीटर दे दी। डायामीटर का काम नहीं, हमें रेडियस चाहिए होती है, तो डायामीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, तो साथ साथ लिख भी लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सब बातें आपको शुरू में लिखनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर है इस समय हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है 12 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो इसका हाफ ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, अब बोला जा रहा है कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेम रेडियस की, इज होलोड आउट। हमने क्या किया, अब ये जो सिलेंडर था इसमें से कोन, ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था, तो इस सॉलिड सिलेंडर में से कोन को इस तरह से बाहर निकाल लिया, यानी पूरा खोद दिया इसके अंदर इस तरह से कोन। ठीक है, तो एक कॉनिकल कैविटी बना दी, इस तरह से खाली खाली कॉनिकल अंदर हमने समझ लो एक जगह बना दी। अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए ये कॉनिकल कैविटी करने के बाद जो भी सरफेस एरिया बचा है हमें वो बताना है, कितना रिमेनिंग सॉलिड अब बच चुका है उसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो इस कोन की हमें यहाँ पर साथ के साथ हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है इस कोन की, 8 सेंटीमीटर है जी, तो ये हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो फटाफट से लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ कोन, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से मैं रिप्रेजेंट करूंगी और कोन की हाइट को स्मॉल एच से, जो 8 सेंटीमीटर दी है। साथ के साथ रेडियस ऑफ कोन, ये दोनों सेम है रेडियस, तो दोनों को ही स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर। अब सुनिए ध्यान से, अब हमसे बोला जा रहा है कि बताइए टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या होगा रिमेनिंग बचे हुए सॉलिड का टीएसए।
देखिए, सबसे पहली बात, अब आपको अगर ये समझ नहीं आता कि कैसे निकालना होता है, कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सा एरिया जुड़ेगा या कौन-सा माइनस होगा, मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप भूलोगे नहीं। अब आपको सोचना है कि जब भी एरिया की बात हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाले क्वेश्चन में आप एक पेपर सोच लो, आपके पास एक पेपर है। अब इस पेपर को पूरे को मुझे इस जितना भी नजर आ रहा है, इस पे चढ़ाना है। तो कौन-कौन सा एरिया कवर होगा जहां पर ये पेपर जो है वो लगेगा? तो सबसे पहले तो इस सिलेंडर का थोड़ा विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा। इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया पर तो ये पेपर लगना ही लगना है। तो सीएससी ऑफ सिलेंडर तो यहाँ आना ही है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो सिलेंडर है इसका बेस भी है सर्कुलर, तो यहाँ भी लगना ही लगना है क्योंकि ये भी पूरा है, यहाँ तो कोई भी छेद वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हो रखा। तो यानी बेस ऑफ सिलेंडर पर भी हमें ये पेपर लगाना है। अब बचा तीसरा एरिया। अब हम आ गए ऊपर वाले हिस्से पर, हमने ये चारों तरफ का कवर कर लिया है। ठीक है, हमने ये नीचे बॉटम वाला कवर कर लिया है। अब हम इस ऊपर वाले पर आ रहे हैं, जो ये कॉनिकल पार्ट हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, जब मैं ऊपर पेपर चढ़ाने जाऊंगी तो ये पूरा खाली है। खाली का मतलब अब जो पेपर चढ़ेगा वो इस कॉनिकल हिस्से पर ही चढ़ेगा। सिर्फ इतने पर और पेपर चढ़ेगा। यानी क्या है ये इस कॉन का? ये इस कॉन का सीएसए है। तो यहाँ पर सीएसए ऑफ कॉन भी ऐड होगा। और कुछ माइनस वाइनस आपको अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो ठीक है, ये तो हमने समझा कि बेसिकली हमें 3 एरियाज को जोड़ना है, तब जाकर हमारा जो है ये एरिया आएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि सीएसए ऑफ कॉन, देखिए ये दोनों तो हमें पता चल जाएंगे, सिलेंडर का कोई भी एरिया निकालना है, बस रेडियस और हाइट चाहिए। बट कॉन के लिए हमें स्लैंट हाइट भी चाहिए होती है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एल की वैल्यू होगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट हमारे पास कोन की 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया अंडर रूट में 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, इस कोन की जो स्लैंट हाइट होगी, यानी ये वाली जो हाइट है, ये यहाँ पर ये हाइट हमारे पास है इस कोन की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला। अब हमने जो निकालना था सब निकाल लिया, अब हमें वैल्यू पुट करके करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो आ जाते हैं भाई अपनी कैलकुलेशन पर। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, एच कैपिटल ली है मैंने इसकी, तो कैपिटल एच आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हमने शुरू में ही रिप्रेजेंट कर दिया था। बेस ऑफ सिलेंडर सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अब सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, सॉल्व आप हमेशा पहले तो जितना कॉमन आता है उतना कॉमन लिया कीजिए, इससे सॉल्व करने में इजी रहता है, कैलकुलेशन कम से कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस एरिया में सबके पास पाई तो है ही और आर भी सबके पास, इन तीनों के पास है, तो क्यों ना पाई आर कॉमन ले लें। और अंदर हमारे पास बचा 2h प्लस आर प्लस एल। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई 22/7, आर है 6 इंटू 2h, एच किसकी? कैपिटल एच यानी सिलेंडर की जो हाइट है, तो 2 इंटू 20 प्लस रेडियस सेम है और स्लैंट हाइट हमारे पास 10 है। अब इसे सॉल्व करके हमारा एरिया आने वाला है। तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इंटू 6 इंटू, तो ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 6 46 प्लस 10 56, और ये 7 से जाएगा 8 पर। और इन सबको तीनों को 22 और 6 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर Question number 33. The monthly expenditure on milk in 200 families of a housing society is given below. देखिए, ये हमें मंथली एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं टोटल 200 फैमिलीज के। ठीक है भाई, और टोटल इट मींस हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है वो 200 है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकंड कॉलम है इसका टोटल जो है वो 200 होना चाहिए। अच्छा,
अब सबसे पहले तो x की वैल्यू पूछी जा रही है एंड देन बोला जा रहा है फाइंड मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर। चलिए वो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर जरूरी है x को फाइंड आउट करना। अब ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ फैमिलीज 200 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकंड कॉलम है इन सभी नंबर्स को ऐड कर कर जो सम है वो इक्वल टू 200 होना चाहिए, यही मतलब हुआ यहाँ पर, तो बराबर 200। अब यहां से हम x फाइंड आउट करेंगे, जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 172 आएगा प्लस x इज इक्वल टू 200, और यहीं से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 माइनस 172 इज इक्वल टू 28। तो इस क्वेश्चन में जो ये x है जो अभी अननोन है जिसे फाइंड करने को बोला गया था वो और कुछ नहीं बल्कि 28 नंबर ऑफ फैमिलीज है जिनकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 2500 से 3000 के बीच में है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। हाँ जी, अब हमें मीडियन और मीन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं जी अपनी टेबल। हाँ, तो ये रही हमारी टेबल। अब टेबल बहुत सही बननी चाहिए तभी हम मीडियन और मीन जो है वो सही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉलम है वो बनेगा हमारा मंथली एक्सपेंडिचर का। मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं मीडियन, तो उसके अकॉर्डिंग 3 कॉलम बनने चाहिए। मीडियन में हमें 3 चीजें चाहिए होती है। देखिए सबसे पहले तो मंथली एक्सपेंडिचर या क्लास इंटरवल्स ही लिखे जाएंगे, तो 1000 से 1500, देन 1500 से आराम से लिखना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी। 2000, 2000 से 2500, देन 2500 से 3000, 3000 से 4500, देन कोई छूटा तो नहीं, सॉरी 3000 से हाँ 3500, देन 3500 से 4000, 4000 से 4500 और लास्ट है 4500 से 5000। चलिए ठीक है, तो ये कॉलम तो हमारा तैयार हो गया। अब अगले कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखी जाएंगी जो यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसके लिए भी हम अपना कॉलम इस तरह से बना लेते हैं, और मीडियन के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, हमें फटाफट से लिखते हैं 24, 40, 33। x नहीं अब लिखना, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हम 28 लिखेंगे। 30, 22, 16, 7। अब यहां हमें CF फाइंड आउट करनी है जी। CF कैसे फाइंड आउट की जाती है, पहली वैल्यू सेम रहती है एंड देन ऐड होता चला जाता है। 24 में 40 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64, देन 64 में 33 ऐड करेंगे 97, 97 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 125, 125 में 30 ऐड करेंगे 155, 155 में 22 जोड़ेंगे तो 100 देख लेना 77, 177, 16 में 177 ऐड करेंगे तो 193 और 193 में 7 ऐड करेंगे 200। ये लास्ट वैल्यू जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होनी चाहिए अगर ये सही आ रही है। और देखिए यहाँ पर हमें 200 ही दिया था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अगर ये लास्ट वैल्यू मैच कर रही है तो आप अभी तक सही कर रहे हो। अब मीडियन में हमें और कोई कॉलम नहीं बनाना होता, पहले मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम मीन पर आएंगे। देखिए मीडियन, फॉर मीडियन, मीडियन के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ही हमें L मिलती है, मीडियन क्लास से ही हमें H मिलता है, अभी हम फॉर्मूला जानेंगे। तो मीडियन क्लास होती क्या है, n/2 निकालिए, n/2 यानी 200 का हाफ, n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका हाफ करेंगे 100 आया। अब मीडियन क्लास वो होगी जिसके लिए जो CF है वो जस्ट 100 से बड़ा है, और यहां पर हम देख पा रहे हैं ऐसी जो वैल्यू CF की जो जस्ट 100 से बड़ी है वो है 125, इसलिए ये जो 2500 से 3000 है ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो देयरफॉर मीडियन क्लास यहां पर हो चुकी है हमारी 2500 से 3000 वाली जो क्लास है। ठीक है भाई, चलिए मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट कर ली है। अब फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L
प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब फटाफट से समझ लीजिए यहाँ पर L क्या है, बाकी सारी चीजें क्या हैं। देखिए L तो है यहाँ पर जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, तो दैट इज 2500। n/2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, n/2 हमारे पास 100 है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो CF ली जाती है वो मीडियन क्लास की जो CF है उससे पहले वाली वैल्यू हमें लेनी होती है, क्योंकि अगर हमने CF मीडियन क्लास वाली ले ली तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए CF यहाँ पर ली जाएगी 97, जस्ट पहले वाली, मीडियन क्लास से पहले वाली। और H जो है वो क्लास साइज है, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 500 का डिफरेंस चल रहा है, या आप निकाल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है भाई, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हमें कैलकुलेशन करनी है। सो मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट 2500 प्लस n/2 100 माइनस 97 अपॉन f है हमारा यहाँ पर, ये जो बेसिकली f होता है जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 28, और इनटू में h 500। चलिए, तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 7 जा, और यहां पर हो जाएगा 125। अब 2500 प्लस ये हमें मिलेगा जी 3/7 इंटू 125। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस जब हम 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375, और उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 53.57, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें जो मीडियन है वो मिल जाएगी 2553.57। जी हाँ, तो मीडियन इस क्वेश्चन में यही आ रही है। दैट्स ऑल, ये था मीडियन। अब हम बढ़ते हैं मीन की तरफ, तो इन सबको यहां से हटा देते हैं और फटाफट से अब मीन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, हमने समझा था इस चैप्टर में कि मीन के लिए 3 मेथड्स हैं, और हमें यहाँ पर कोई भी एक सुटेबल मेथड यूज करते हुए मीन फाइंड आउट करना है। देखिए, अब मेथड क्या यूज होगा वो डिपेंड करेगा हमारी वैल्यूज कैसी हैं। जब भी मीन फाइंड आउट करनी है तो एक कॉलम तो हमेशा बनेगा, चाहे हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, और वो कॉलम है एक्स वाली वैल्यूज का। यहां पर एक्स वाली वैल्यूज नहीं दी, तो सबसे पहला काम होगा एक्स वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो पहले तो हम यहाँ पर ये इस तरह से कॉलम्स बना लेते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे xi। xi यानी x वाली वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। हर क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं, और यही हमारा xi है। तो पहली क्लास का हो जाएगा 1000, और 1500 प्लस किया 2500, 2500 का आधा हो जाएगा 1250। इसी तरह से दूसरी क्लास का ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1750। अब सुन लीजिए, अब आपको आगे ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों में 500 का डिफरेंस है, तो यानी सब में ही 500 ऐड करते चले जाइए, हमें पूरा प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सभी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है, यानी इनमें h सेम है। तो इस तरह से भी हम xi को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1750 में देख लीजिए 500 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2250। चाहे आप 2000 और 2500 को प्लस करके जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यही आने वाला है 2250। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब सब में 500 ऐड करते चले जाएंगे। तो अगली वैल्यू होगी 2750, फिर 2750 में 500 जोड़ेंगे तो 3250, 3250 में 500 जोड़ेंगे 3750, 3750 में 500 जोड़ेंगे तो 4250, और 4250 में 500 जोड़ेंगे तो 4750। ये आ गई xi वाली वैल्यू। अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है चीजें, और आपका आंसर भी 90% सही नहीं आने वाला, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड बहुत। तो हम सबसे पहले यहां निकालेंगे DI, यानी अब मैं अगले मेथड पर बढ़ रही हूं जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। DI आता है xi माइनस a, यानी xi में से ही हमें एक वैल्यू माननी है जिसे हम नाम देंगे a, एज्यूम्ड मीन का।
तो वो बिल्कुल हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं, तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे, तो बीच में 2 वैल्यूज हमारी बच रही हैं, तो आप किसी को भी इनमें से ए मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मीन एज्यूम्ड कर रही हूँ वो 2750 को कर रही हूँ। अब क्या है, हमें सब में से 2750 माइनस करते चले जाना है। तो जब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो ये तो नेगेटिव आएंगी जी, और ये आ जाएगा 0, और बाकी सारी पॉजिटिव आएंगी। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 2750 में 1250 माइनस करेंगे 1500, देन 2750 में से 1750 माइनस करेंगे 1000, 2750 में से 2250 माइनस करेंगे तो 500। और अब यहाँ नीचे आ जाइए, तो ये आ जाएगा हमारा 500 पॉजिटिव, देन ये 1000, ये हमारा 1500 हो जाएगा, और ये हमारा 2000। अब ये सारा कॉलम यहां तक बनते हैं जब हम सेकंड मेथड यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। बट मैं यहां पर एक और कॉलम बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो वैल्यूज हैं ये काफी ऐसी लग रही हैं, DI की वैल्यूज, जो सारी की सारी 500 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर DI की वैल्यूज ऐसी होती हैं जो सारी की सारी किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो, तो वहां पर हम फाइंड आउट करते हैं देन UI क्या होता है, जो भी DI है उसे उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर कॉमन फैक्टर कौन है, H कौन है, 500 हम ले सकते हैं, क्योंकि सबकी सब 500 से डिवाइड हो रही हैं। 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे 3 माइनस का, इसी तरह से 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे -2, ये -1, ये 0, देन 1 2 3 4, और ये हमारा लास्ट मेथड है, इससे आगे कोई मेथड नहीं है। अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे FY और UI का प्रोडक्ट, यानी ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू -3 -72, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू -1 -33, 0 से किसी को भी करेंगे 0, देन 30, देन 30, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, और 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। अब मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, अब हम मीन के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मीन के लिए, और मेथड जरूर आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, हाँ जी, स्टेप डेविएशन मेथड से। हाँ, तो यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला होता है इस मेथड में, वो होता है हमारे पास A प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू में H। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए A है जो भी हमने मीन एज्यूम किया है, वो कितना है हमारे पास 2750। नाउ प्लस, अब समीशन FI यानी ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम जो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है हमें 200, इंटू H जो भी हमने यहां पर माना है, जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है 500, और ऊपर आएगा ये जो लास्ट कॉलम हमने बनाया इनका सम। अब सम हमें कैसे निकालना है, माइनस वाली वैल्यूज जो है वो अलग से ऐड होंगी, जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 185। एडिशन वाली वैल्यूज को अलग से ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करके आएगा 150, और ये जो दोनों आए हैं इनका निकाल लीजिए डिफरेंस। तो 150 में से 185 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, और बड़ा नेगेटिव है तो माइनस का। इट मींस ये जो हमारी वैल्यू है ये -35 आ चुकी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर लिया है। नाउ लेट अस सॉल्व। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, और इसी तरह से और भी पेपर्स लाऊंगी, तो आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ जी, सो 2750 प्लस माइनस माइनस 35/200 इंटू 500, तो 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, तो 2750 माइनस, जब 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175/2, सो 2750। अब आप LCM मत लीजिए, यहीं पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो 87.5, और जब इन्हें माइनस किया जाएगा तो 2662.5। तो फाइनली दिस इज अवर मीन, और इसी के साथ ये लेंथी सा क्वेश्चन खत्म होता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, सो 34 में बोला जा रहा है स्ट्रेट हाईवे, पहले ए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है और उसके फुट तक एक हाईवे पहुंच रहा है।
हमें यहाँ पर फिगर नहीं दी तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमने टावर ले लिया और इस तरह से ये मान लिया एक हाईवे है हमारे पास। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व्स टू कार्स एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोई इंसान बैठा है और उसने दो कार्स को ऑब्जर्व किया जो इस टावर के फुट तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, और दोनों कार एक ही साइड पर है, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है दैट विच आर अप्रोचिंग, और इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक कार जो है वो बिल्कुल दूसरी कार के पीछे है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मेरी एक कार है तो दूसरी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। चलिए देखिए, अब इसका पहले तो नामकरण कर देते हैं। ये ए बी मैंने अपने टावर को माना है जिसकी जो लेंथ है वो 75 मीटर है, ओके। और ये एंगल 90 होगा, टावर जमीन से 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा। अब मान लेते हैं एक पॉइंट, एक कार सी पॉइंट पर है, दूसरी जस्ट उसके पीछे सेम साइड पर है, तो डी पॉइंट पर है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों कार्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया। एक कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है तो दूसरे का 60 डिग्री। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ दो एंगल्स है इस तरह से, एक ये है और एक ये है। तो ये वाला जो एंगल है बड़ा, है ना, जो, या अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल किसी भी बिल्डिंग से हम अगर देख रहे हैं इस पॉइंट पे बन रहा है, तो जो एंगल जितना पास में होगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो ये बड़े वाला एंगल 60 डिग्री है और छोटे वाला 30 डिग्री है। तो यहाँ पर भी ये बड़े वाला 60 डिग्री है और ये छोटे वाला 30 डिग्रीज है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो पहले आप सारा मेंशन कर देंगे आपने क्या क्या माना है यहाँ पर। तो हम सीधा अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर आते हैं। हमें यहाँ पर CD लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ट्राइंगल से शुरुआत करेंगे, ये राइट ट्राइंगल ABC। अब इसके अंदर अगर मैं tan थीटा यूज करूं, इट मींस tan B, नो B नहीं, C, हमारा स्टैंडर्ड एंगल कहां पर है, इस C पॉइंट पर है। तो tan C, रेशो क्या होता है tan थीटा का, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan C मतलब यहाँ पर 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारे पास AB है सामने वाली साइड, और बेस है जो इसके साथ में जुड़ी हुई साइड, ये BC है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू 75 है, BC फिलहाल हमें नहीं पता। तो यहाँ से जो BC है, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो BC आ जाएगी 75/√3, और हमें रेशनलाइज जरूर करना है। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, इट मींस 75√3/3, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 25 पर। तो देयरफॉर BC आ चुकी है 25√3 मीटर। चलिए ठीक है, अब आ जाइए बड़े वाले राइट ट्राइंगल में जिसके अंदर ये CD हमारी छिपकर बैठी हुई है। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, यहां पर भी हम tan थीटा ही यूज करेंगे। tan D इज इक्वल टू, देखिए इस एंगल के लिए सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर AB, और साथ में जो जुड़ी हुई साइड है दैट इज BD, जो है वो हमारा बेस है। अब D की वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री है, AB की वैल्यू 75 है, और BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC। tan 30 जो है वो 1/√3 होता है, 75 अपॉन CD हमें नहीं पता, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोली गई है। BC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर ऊपर 25√3। अब सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो CD प्लस 25√3, हाँ जी, CD प्लस 25√3 इज इक्वल टू 75√3, और यहां से CD की वैल्यू होगी हमारे पास 75√3 माइनस 25√3, दैट इज माइनस हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 50√3। देखिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने साफ शब्दों में बोला है कि √3 को 1.73 यूज करना है, यानी यहां पर हमें पूरा पॉइंट में आंसर छोड़ना है, रूट नजर उन्हें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि √3 की वैल्यू डिस्प्लेस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है।
अगर ये बात नहीं बोलता तो हम यहीं तक आंसर छोड़ देते, बट बिकॉज यहाँ पर ये बात कही गई है तो हमें पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डेसिमल हटा लीजिए, 100, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 86.5 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए यहां पर भी एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और बोल रहा है इस 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक केबल टावर का बन रहा है 60 डिग्री। देखिए जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इट मींस ये केबल टावर जो है हमारा वो इससे बड़ा है, लंबा है, तभी तो इसके टॉप का इस तरह से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। और इसी केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। हमसे बोला जा रहा है डेटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट बता दीजिए। पहले तो नामकरण कर देते हैं। तो ये मैं जो बिल्डिंग है उसे ए बी से रिप्रेजेंट करूंगी जिसकी लेंथ 7 मीटर है। ये जो टावर है इसे हम सी डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्रीज है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्रीज है जी, और ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस वन ये 30 है, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो टू फाइंड, यहां पर हमें हाइट ऑफ टावर पूछी जा रही है तो हमें सी डी फाइंड करना है। सी डी मतलब सीई प्लस डीई, इन दोनों से मिलके बना है। नाउ सीई हमें नहीं पता, बट ये जो डीई है ये वही साइड है जो ए बी है, इन दोनों की लेंथ सेम है। तो ए बी और डीई क्योंकि आपस में इक्वल है, इट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा मुद्दा आकर सीई पर अटक चुका है क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। अब मेरा मोटिव है किसी भी तरह से सीई को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो हम लेंगे ये वाला राइट ट्राइंगल जिसमें हमें एक साइड पता है। आप ये भी ले सकते हैं सीधा। ठीक है, तो दोनों से बेसिकली हमें ए ई यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे ही ले लेते हैं। तो सीधा हम बोलेंगे आ जाइए जरा हमारे साथ इन राइट ट्राइंगल AED। ध्यान से देखिए इस राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। अब AED इस 30 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और इसके साथ में जो जुड़ी हुई साइड है वो है बेस। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 10A। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है 10A के प्लेस पे आप 30 डिग्री पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर DE और बेस है यहाँ पर AE। 10-30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, DE की वैल्यू क्वेश्चन में 7 है और AE की वैल्यू के लिए हम ये सब कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो AE हमारा यहाँ पर आ चुका है बेसिकली 7√3 मीटर। ठीक है भाई, इट मींस ये जो डिस्टेंस है ये 7√3 मीटर है। अब आ जाइए उस ट्राइंगल में जिसके लिए हमें CE फाइंड आउट करनी है। तो इन राइट ट्राइंगल CEA, देखिए ध्यान से सुनिए। अब 60 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड एंगल है तो 10A ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, परपेंडिकुलर CE और बेस है हमारा AE। नाउ 10-60 डिग्री इज इक्वल टू CE की वैल्यू नहीं पता, AE की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 7√3। 10-60 डिग्री √3 इज इक्वल टू CE अपॉन 7√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ पर आप, तो हमें मिल जाएगा CE की वैल्यू 7√3 इंटू √3, दैट इज 7 इंटू 3, 21 मीटर। CE 21 मीटर आ चुका है तो फाइनली हम क्लेम करेंगे, इसलिए हमारा ये CD यहाँ पर होगा इन दोनों का सम। किन दोनों का भाई? CE 21 और प्लस 7। तो CD की वैल्यू 28 मीटर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन द गिवन फिगर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCA।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर उन्होंने सिंबल्स भी यूज किए हैं कि ये जो एंगल हमारा एडीसी हमें नजर आ रहा है ये इक्वल है इस पूरे एंगल बीसीए के। और सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है, इस बात पर हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ये जो हमारा ये हमें नजर आ रहा है बड़े वाला ACB और ये जो अंदर छोटू ट्राइंगल है ADC, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले आ जाइए इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADC में। चलिए मुझे एक बात बताइए, हमें ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल जो है BCA वो इक्वल है एंगल ADC के। ये बात जो है ये गिवन है, क्वेश्चन में दी हुई है। अब अगर मुझे एक और एंगल इन दो ट्राइंगल में इक्वल हो मिल जाते हैं तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब ध्यान से देख के मुझे बताइए, यहां पर एक एंगल है A जो मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा ले रही हूँ, एंगल ABC ट्राइंगल का, और यही जो एंगल A है वो इस छोटू ट्राइंगल का भी पार्ट है, ADC का भी। इट मींस ये जो एंगल A है ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो गए। तो यहां पर हम बोलेंगे एंगल एंगल एक तो देखिए हमारा BAC जो है वो इक्वल है एंगल DAC के, कॉमन, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है इसलिए आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है हेंस फाइंड BD। अब इस क्वेश्चन में हमें BD फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ पूछी जा रही है और AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AD की ये जो वैल्यू दे दी वो 3 सेंटीमीटर दे दी। देखिए साइड रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए पहले तो आप इनकी साइड्स का रेशो बना लीजिए। तो AC अपॉन AD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद। BC अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब आपको जिनकी वैल्यूज पता है वो पुट कीजिए। क्वेश्चन में AC की वैल्यू बोली जा रही है 8 यूनिट है, ठीक है, AD की भी वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर। अब BC की वैल्यू नहीं पता, ना हमें CD की वैल्यू पता है, तो इस रेशो को छोड़िए, आप इधर आइए अब जरा AB। ध्यान से देखिए AB जो है वो AD और BD को मिलाकर बना है, तो इसे हम लिख सकते हैं AB को यहां पर, इस AB के लिए अब हम सारी बातें कर रहे हैं, AD प्लस BD अपॉन, और AC को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 8/3 इज इक्वल टू AD की वैल्यू, अगर हम ध्यान से देखें AD की वैल्यू है 3 और प्लस BD हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 3BD, पहले 9 उधर जाकर माइनस होगा, इज इक्वल टू 3BD। यहां से 3BD की वैल्यू आ जाएगी, 64 में से 9 माइनस करेंगे तो 53, हाँ सॉरी 55, 55, और BD हमें चाहिए, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इसे आप उस साइड भेज दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 55/3 मीटर। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, तो BD और कुछ नहीं 55/3 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ओके, अच्छा इसका B पार्ट भी है, कह रहे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in same ratio। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली BPT थ्योरम या जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं उसी का प्रूफ है, और मैं इसे अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, जो आपके ट्राइंगल्स चैप्टर वाली हमने सीरीज शुरू की थी उसके अंदर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज इसका प्रूफ हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो हाँ जी, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है जी हाँ। अब है लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। सेक्शन ई में 3 केस स्टडीज आपको दी जाएंगी और हर केस स्टडी 4 नंबर की है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। देखिए केस स्टडी में कुछ नहीं, हमें पहले कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और किसी ना किसी चैप्टर में से ही उठाकर ये दिया जाएगा, कहानी सी बना दी जाती है। जैसे पहले पढ़ते हैं, बोला जा रहा है जगदीश हैज अ फील्ड
विच इज इन शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। इस तरह से जगदीश है, उसके पास एक फील्ड है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर AQC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इस फॉर्म का ये फील्ड है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब he wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and remaining for growing vegetable। अब यहाँ पर ये जो हम PQRS देख पा रहे हैं, ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर वो व्हीट ग्रो करना चाहता है, और जो बाकी बचा हुआ ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस ट्राइंगल का, उसमें वो वेजिटेबल्स ग्रो करेगा। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O, और ये जो O है यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है। अब बोल रहा है इन क्वेश्चन के बेस पर हमें आंसर देने हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, टेकिंग O एज ओरिजिन, बोल रहा है इस O को मान लीजिए ओरिजिन, ठीक है, मान लिया ये O है ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2,0। P के कोऑर्डिनेट्स हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में -2,0 है। Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 200,0 है। PQRS एक स्क्वायर है, तो हमें R और S के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मेरे साथ जरा आ जाइए इधर। देखिए मुझे एक बात बताइए, हमसे R और S के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, जितना दूर ये Q पॉइंट है O से उतना ही दूर जरूर ये R पॉइंट भी होगा, तभी ये स्क्वायर बन रहा है। तो ये तो श्योर है कि जो X कोऑर्डिनेट है R का वो यहाँ पर 200 है। इसी तरह से जितना दूर ये P पॉइंट है उतना ही दूर ये S पॉइंट भी है, ये हम ग्राफ पर ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, ये ग्राफ ही है। तो यहाँ पर S का जो X कोऑर्डिनेट है वो वही होगा जो P का X कोऑर्डिनेट है -200। अब आते हैं इनके Y कोऑर्डिनेट्स पर कि इनके Y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, इन्होंने हर ये जो डब्बा यूनिट है, एक यूनिट इन्होंने 100 ली है, एक स्क्वायर यूनिट इन्होंने 100 माना है, तभी तो ये 100 और प्लस 100 ये टोटल 200 हो गया। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं ये कितने हमारे स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो 100, यहाँ ये 100, ये 200, ये 300 और ये होगा जी हमारा 400। इट मींस इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो 400 होगा। तो यहाँ से हम ये बात बोल पा रहे हैं कि जो S और R है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो क्या होंगे भाई। चलिए यहाँ पर अब इसी बात को फटाफट से लिख देते हैं हम। तो देयर सिंस PQRS इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ये ग्राफ पेपर पर इस तरह से प्लॉट है कि हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, तो जो R है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 200, 400 और S के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -200, 400। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। देखिए एरिया पूछा जा रहा है हमें, अगर स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं तो आप कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर लीजिए। स्क्वायर का बेसिकली एरिया जो है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूले पर जाएं साइड इनटू साइड, तो हमें इस स्क्वायर की साइड चाहिए तभी हम एरिया बता पाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि PQ साइड कितनी होगी, तो इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली मुझे ये PQ लेंथ चाहिए ना, तो PQ लेंथ के लिए हम यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P के कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं -200, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 200, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और इनमें मान लेते हैं x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ होगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ अंडर रूट x2 बोले तो 200 माइनस, और ये -200 है तो +200 हो जाएगा, प्लस और ये 0 है तो 0 में से 0 हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा 400 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो PQ जो है वो 400 यूनिट आ चुकी है। तो देयरफॉर एरिया हमारा हो जाएगा साइड इनटू साइड, इट विल बी 16, 4 4 16 और साथ में लगा दीजिए 40 यूनिट स्क्वायर।
ये हमारा आ चुका है इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में बोल रहा है ये जो पी आर डायगोनल नजर आ रहा है इसकी लेंथ बता दीजिए। ये जो पी आर डायगोनल है, पेपर में तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक करना होता है, बट यहाँ पर तो हम समझने के लिए, चीजों को सीखने के लिए कर रहे हैं, तो हम दोनों पार्ट्स करेंगे। देखिए पी आर की लेंथ पूछी जा रही है, पी के कोऑर्डिनेट्स भी हम देख पा रहे हैं और आर के कोऑर्डिनेट्स भी हम देख पा रहे हैं। आर के हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये था हमारा 200, 400। और यहां पर भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसे मैं मान रही हूं x1 y1 और इन्हें हम मान लेते हैं x2 y2। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 दैट इज 200 माइनस माइनस 200 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 400 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। अब मेरे साथ सॉल्व कीजिए, तो 200 माइनस माइनस प्लस 200, ये हो गया 400 का होल स्क्वायर और प्लस 400 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने का तरीका है, दोनों में ही 400 स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लीजिए, इनटू अंदर बचा 1 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1 प्लस 1, तो ये हो गया 400 का होल स्क्वायर इनटू में 2 और 400 का स्क्वायर रूट, इसे हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 400 स्क्वायर है तो वो तो देखिए रूट से बाहर आ जाएगा 400 और 2 हमारा अंदर फंसा रह जाएगा, तो ये हमारा है पी आर की लेंथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड पार्ट की तरफ बोला जा रहा है, अगर s इफ s डिवाइड्स ca इन द रेशो k रेशो 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k वेयर पॉइंट a इज 200, 800। देखिए ध्यान से सुनिए, अब S देखिए हमें बोल रहा है CA, एक लाइन नजर आ रही है हमें इस राइट ट्राइंगल की CA, तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अगर मैं आपसे पूछूं इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 200, 800। देखिए C पहली बात तो x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और C का अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दीजिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रहा -100, ये -200, ये -300, ये हो गया -400, -500 और ये हो गया -600। इट मीन्स C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -600, 0 है। अब यहाँ पर S जो है वो इस पूरी लाइन को, अगर हम देख पा रहे हैं, ये जो S है वो इस CA को K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, हमसे K की वैल्यू पूछी है। हमें यहाँ पर इसका कोई एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके K फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए, S के कोऑर्डिनेट भी हम इसी तरह से, S के हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स, तो -200, 400 इसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -200, 400। अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला इस S का जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पर m और n जो रेशो है वही हमें k रेशो 1 दिया हुआ है, सो x बोले तो -200 इज इक्वल टू m की वैल्यू आप ले लीजिए k इंटू x2 कितना है हमारे पास, x2 ये देखिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो x2 जो है वो 200 है प्लस n यहाँ पर 1 है इंटू x1 जो है वो -600 है अपॉन में k प्लस 1। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है, सो -200 इज इक्वल टू 200k प्लस माइनस माइनस 600 अपॉन k प्लस 1। अब जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -200k -200 इज इक्वल टू 200k -600, और इधर उधर जब भेजी जाएंगी चीजें, 200 भी इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -200k इज इक्वल टू -600 और -200 राइट हैंड साइड आकर +200, तो -400k इज इक्वल टू -400, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और यहीं से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और फाइनली ये पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व होता है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट पार्ट
बोला जा रहा है गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच विल हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग। डिसाइड किया गया कि पार्किंग के लिए जो देहरादून वाले हैं उन्होंने इस तरह से ग्राउंड खरीदा। ध्यान से सुनिए, ये तो है प्लेग्राउंड और इसके साइड में ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इस पर बनाया जाएगा पार्किंग एरिया। ये पूरा ही हमारा पार्किंग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्वे के बाद ये डिसाइड हुआ कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बनाया जाएगा और सेमी सर्कुलर एरिया जो है वो पार्किंग के लिए अलॉट किया जाएगा प्लेग्राउंड के एक साइड पर। अगर लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की वो 14 यूनिट्स और 7 यूनिट्स हैं, तो बताइए। और साथ में हाँ ये भी बोला जा रहा है कि देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट्स। देखिए यहाँ पर स्पेशल सीट्स के लिए इस तरह से 2 क्वाड्रेंट बना दिए गए हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी अगर सर्कल का मैं 1/4 कर दूं तो वो हमें क्वाड्रेंट मिल जाता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है इनकी रेडियस भी दे दी। रेडियस कितनी है, 2-2 यूनिट की ये क्वाड्रेंट है, इनकी रेडियस 2-2 यूनिट है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से। ये हमने देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर बताना है। पार्किंग एरिया है ये सेमी सर्कुलर पार्ट, तो यहां पर टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया हो जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से सुनिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लेना है। साथ में ध्यान से सुन लीजिए, सेमी सर्कल का पेरीमीटर तो ले रहे हैं, लेकिन जब मैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर ले रही हूं ना तो सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है, सिर्फ ये वाला। ये भी तो ऐड करेंगे ना, ये भी तो हमारे पार्किंग एरिया का ही पार्ट है, दिस वन। और ये क्या है, इस सेमी सर्कल की रेडियस, तो हमें ऐड करनी पड़ेगी डायामीटर, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। बस यही इसमें होगा, फर्स्ट पार्ट में इसे ही कैलकुलेट करना है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर का हाफ, तो 2 से 2 हटा दीजिए और ये हो जाएगा डायामीटर। हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 7 यूनिट है। ठीक है भाई, अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो यस, हाँ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 और प्लस 7, 7 से 7 उड़ा दीजिए, 2 से 22, तो 11 + 7 18 यूनिट जो है ये पेरीमीटर है हमारे पार्किंग एरिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। पार्किंग और 2 क्वाड्रेंट का मिलाकर पूछ रहा है टोटल कितना एरिया होगा। देखिए एरिया ऑफ पार्किंग प्लस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। ध्यान से सुनिए, देखिए पार्किंग का एरिया है जो सेमी सर्कल का एरिया होगा और वो होगा सर्कल के एरिया का हाफ, और 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया मतलब देखिए एक क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल के एरिया का 1/4, और 2 क्वाड्रेंट तो इनटू में 2 कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां से सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, π/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा r² प्लस यहाँ पर हमारे पास बचता है ये 2, आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ रेडियस डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट की रेडियस 2 यूनिट दी गई है जबकि सेमी सर्कल की रेडियस 7 यूनिट है, इसलिए मैंने r² को कॉमन नहीं लिया है। तो यहाँ पर इसे हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 इंटू 1/2 इंटू, अब कैपिटल R ही हमारे पास कितनी है इस क्वेश्चन में, 7/2 का होल स्क्वायर, जो सेमी सर्कल की रेडियस है ना, और ये 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 ये जब पूरा सॉल्व होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.54 यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब इसके बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया का रेशियो बताना है। प्लेग्राउंड एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया होगा L/B, और ये पार्किंग एरिया एक सेमी सर्कल है तो πr²/2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो L है यहाँ पर 14 × 7, रेशियो 22/7, r² तो 7/2 × 7/2 और अपॉन में 2,
तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे 7 से 7 ये 11, इस 7 से ये 7 हटा दीजिए और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो फाइनली सॉल्व होकर आंसर आएगा 56:11। चलिए ठीक है, वीडियो देखिए लंबी जाएगी क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व कराना है और अच्छे से समझाते हुए करवाना है, तो थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ जी, थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट ₹2 पर यूनिट। अगर हम प्लेग्राउंड के चारों तरफ दीवार बनवाएं और पार्किंग एरिया के भी चारों तरफ दीवार बनवाएं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर दीवार बनाने वाले जो भैया है वो 1 यूनिट के ₹2 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर टू बी फेंस्ड। देखिए जितने पर हमें दीवार बनवानी है, तो जिस पेरीमीटर जितनी जगह पर ये फेंसिंग होंगी पहले वो निकालते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो रेक्टेंगल के चारों तरफ बनेगी, तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो होगा यहाँ पर, और इस सेमी सर्कल के भी यहाँ पर फेंसिंग होगी, तो π/2 πr का हाफ कर दीजिए, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। L प्लस बी यानी 14 प्लस 7 21, और पाई 22/7 इंटू रेडियस 7/2, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो 42 प्लस 11 और ये हमारा होता है 53 यूनिट है जिस पर दीवार बननी है। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट के भैया जी ले रहे हैं ₹2, तो यहाँ पर अगर मुझे इस पूरे यूनिट के कॉस्ट ऑफ 53 यूनिट देनी है तो हमें इसे करना पड़ेगा डबल मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 53, तो टोटल हमें पे करने पड़ेंगे ₹106 यहाँ पर। ठीक है, चलिए लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, और ये हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, सो 2 schools P एंड Q, हाँ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए हमसे इस तरह से बोला जा रहा है कि 2 स्कूल्स हैं, ठीक है, P एंड Q, उन्होंने डिसाइड किया अवार्ड देने का, प्राइजेस देंगे वो अपने बच्चों को 2 गेम्स के अंदर। एक है हॉकी जिसमें एक बच्चे को X रुपीस दिए जाएंगे, एक है क्रिकेट जिसमें एक बच्चे को Y रुपये दिए जाएंगे। स्कूल P ने डिसाइड किया कि वो टोटल 9,500 रुपए देगा अपने बच्चों को दोनों गेम्स के लिए, और हर गेम में जो पहला गेम है, देखिए 5 स्टूडेंट होंगे किसके अंदर, हॉकी के अंदर, और 4 स्टूडेंट इसमें होंगे क्रिकेट के अंदर, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा स्कूल क्यू है, उसने डिसाइड किया वो टोटल 7,370 रुपए प्राइस देगा, और जिसके अंदर 4 बच्चे तो हमारे होंगे हॉकी वाले और 3 बच्चे हमारे होंगे क्रिकेट वाले। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पार्ट में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्राइकली, हमें इस इंफॉर्मेशन को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करना है। अगर स्कूल पी जो है वो टोटल बांट रहा है कितने रुपए, 9,500, ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि 5 बच्चे हैं, उसके जो स्कूल पी है उसमें 5 बच्चे हॉकी में हैं और एक बच्चे को X रुपए मिल रहे हैं, तो 5 बच्चे को 5X मिले। इसी तरह से 4 बच्चे क्रिकेट में हैं और एक बच्चे को Y रुपये मिल रहे हैं, तो 4 बच्चों को 4Y, तभी जाकर टोटल बना 9,500 रुपए, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370, जो स्कूल क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रुपीस उसके लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट में 2 चीजें पूछी गई हैं, आपको दोनों में से एक करना है। पहला तो व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, हमें हॉकी के लिए प्राइस अमाउंट बताना है। देखिए अभी हमारी पीछे 2 इक्वेशंस बनी थी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9,500, और दूसरी इक्वेशन बनी थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हॉकी के लिए प्राइस यानी x की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसे सॉल्व हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, मैं y वाले को एलिमिनेट करना चाहूंगी, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को हम 4 से। बेसिकली मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड, तो हमें फाइनली मिलेगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 3 9 27 प्लस 1 2800, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे G4 से तो 16x
प्लस 12y इज इक्वल टू 0, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 7 जा 28 प्लस 1 29। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये 0 यहाँ से माइनस एक्स की बेसिकली वैल्यू आ जाएगी हमारी 980, माइनस 980। तो माइनस से माइनस हटा दीजिए और x की वैल्यू आ चुकी है 980। यानी हॉकी के लिए हर बच्चे को 980 रुपए दे रहे हैं स्कूल P वाले और स्कूल Q वाले भी। अब बी पार्ट समझ लीजिए इसका। बी पार्ट में बोला जा रहा है प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। देखिए किस गेम में ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और कितने ज्यादा। हमारे ये हॉकी के लिए पता चल गए 980 रुपए है। अब आप y फाइंड आउट करेंगे। जब आप 980 की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1150। तो इसका मतलब क्रिकेट में ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और कितने ज्यादा उसके लिए आप इन दोनों को कर दीजिए माइनस। तो इसका मतलब है क्रिकेट में 170 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं हॉकी के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थर्ड, what will be the total prize amount if there are two students each from two games। देखिए अगर दो बच्चे क्रिकेट सॉरी हॉकी वाले हैं और दो बच्चे ही क्रिकेट वाले हैं तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अभी x की वैल्यू 980 आई थी, y की वैल्यू हमारी 1150 आई है। तो इन दोनों को ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 0, 8 और 5 13, 9 1 10 और 1 11 और 2, और इसका जब हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4260 रुपीज। यानी टोटल इतने रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच एंड प्लीज अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप चाहते इसी तरह से और पेपर आए, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।